गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि लॉकडाउन का समय है और कोई काम नहीं है पढ़ाई के अलावा। ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने टोटल 6 सेशन पढ़ लिए हैं। सब में हमने मल्टीपल क्वेश्चंस पढ़े हैं और अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं बना है यूट्यूब पे जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन आए हो और उसको शो किया हो अलग अलग कि इसमें कला से है, इसमें इतिहास से है। ऐसा कोई अभी तक यूट्यूब पे चैनल नहीं बना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे? आज हम हमारा 7 सेक्शन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? हम स्टार्ट करें हमारा सेशन। एमसीक्यू क्या होती है कि जिससे क्या होता है, हम एनालिसिस कर पाते हैं अपने आप को कि हमने जो पढ़ा है हमारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे हमने चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद एमसीक्यू करेंगे तो हमारे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर नहीं होते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमने जो पढ़ा है वो सही नहीं हुआ, हमें वापस रिपीट करने की उस चैप्टर को जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। हम सब लोग तैयार हैं? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, राजस्थान में निम्न में से किस आभूषण को टड्डा के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा आभूषण है जिसे टड्डा के नाम से जाना जाता है? तो हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा आभूषण है जिसे टड्डा के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, सब लोग तैयार रहिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, बाहूबंद है या फिर कड़ा है या गोखरू है या बाजूबंद है। कौन सा ऐसा आभूषण है जिसे टड्डा के नाम से जाना जाता है? बताइए स्टूडेंट, क्या आंसर होगा हमारा। हमें एनालिसिस करना है कि हमें कितना आता है। और स्टूडेंट, एक सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। सब लोग नोटबुक और अपने साथ रखिए, पेन रखिए और हर क्वेश्चन का आंसर अपने नोटबुक में राइट करते जाइए। जिसके जितने भी मार्क्स आए प्लीज वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि मैम हमें इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो हमें क्या उससे पता चलेगा कि हमने जितना पढ़ रखा है हमारा कितना क्लियर है, हमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमें अभी कितने पढ़ने की जरूरत है। किस स्टूडेंट्स? ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? राजस्थान में निम्न में से किस आभूषण को टड्डा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा आभूषण है जिसे टड्डा के नाम से जाना जाता है? तो वो आभूषण क्या है? कड़ा है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? टड्डा के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, ये कैसा होता है? राउंड छुरी के जैसा होता है और उसके ऊपर क्या उभरे हुए कुछ उभरा हुआ सा निकला रहता है, उसके ऊपर भी राउंड होता है, उसे हम टड्डा के नाम से जानते हैं। पहले क्या पुराने जमाने में लेडीज के द्वारा पहना जाता था, अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो नई नई फैशन की चीजें आ गई हैं बहुत सारी, तो इसलिए अब नहीं पहनते हैं। तो पुराने टाइम में महिलाओं के द्वारा टड्डा पहना जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? कड़ा कहा जाता था। एक होता बाजूबंद होता था, जो भी महिलाओं के द्वारा पहना जाता था। एक इनमें से एक आभूषण ऐसा है जिसे महिलाओं के द्वारा भी पहना जाता है और पुरुषों के द्वारा भी पहना जाता है। वो कौन सा आभूषण है हम देखते हैं। वो आभूषण क्या है? गोखरू। इससे काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि गोखरू आभूषण क्या है और कहाँ पहना जाता है। ये क्या होता है? स्त्रियों के द्वारा तो हाथ में पहना जाता है। गोखरू आभूषण जो है वो स्त्रियों के द्वारा कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के द्वारा वो हाथ में पहना जाता है। इसके अलावा अगर पुरुषों में देखें तो गोखरू जो होता है पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ पहना जाता है? पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाता है। तो सबने अपना आंसर कर लिया है? कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बातारी फुलवारी की रचना किसने की है? ऑप्शन देखेंगे हम। स्टूडेंट्स, ऑप्शन देखने से पहले आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो रीट हो या पटवारी हो या फिर अदर कोई एग्जाम हो, तो सभी के लिए जो मैंने एमसीक्यू बनाई सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। आप चैप्टर करें फिर मेरी एमसीक्यू को ज्वाइन करें स्टूडेंट, और इसके साथ साथ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर कीजिए, जिससे कि जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा उसके आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बातारी फुलवारी की रचना किसने की है। तो किसने की है? ऑप्शन देखिए हम। तो ऑप्शन ए है हमारा, जैनक ने की है या विजयदान देथा ने की है या रस खान ने किया है या इनमें से कोई ने की है। तो किसने किया बातारी फुलवारी की रचना? स्टूडेंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है कि रचनाएं हैं, उनके नाम है, उनका किसने के द्वारा की गई, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सभी जो रचनाएं हैं उनके नाम याद रखने हैं और उनका रचनाकर्ता के नाम रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो किसने की बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी? विजयदान देथा के द्वारा की गई थी। हम हमारे फर्स्ट ऑप्शन जैनक के बारे में देखेंगे। तो जैनक तो जो थे वो पृथ्वीराज चौहान जो
थे उनके महान राजकवि थे। जैनक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के महान राजकवि थे और इन्होंने जैनक के द्वारा पृथ्वीराज विजय रचना की गई थी। पृथ्वीराज विजय जो थी उसकी रचना की गई थी। पृथ्वीराज विजय में उन्होंने क्या लिखा था कि पृथ्वीराज चौहान के कवि थे तो उनके बारे में लिखेंगे। तो उनके बारे में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तरवाड़ी का प्रथम युद्ध लड़ा गया था जिसमें उनको विजय प्राप्त हुई थी, तो उसका वर्णन पृथ्वीराज जैनक के द्वारा पृथ्वीराज विजय में किया गया था। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जैनक के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई थी? तो कौन सी लिखी गई थी? पृथ्वीराज विजय लिखी गई थी। अब हम हमारे थर्ड ऑप्शन की ओर आते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? रस्ट खान है। थर्ड ऑप्शन क्या है? रस्ट खान है। तो रस्ट खान क्या थे? मुस्लिम कवि थे और कृष्ण भक्ति जो शाखा थी उसके प्रमुख कवि थे। अब आपसे पूछा जाए इसमें क्वेश्चन कि रस्ट खान रत्नावली जो थी उसकी रचना किसने की? जैसे इसमें पूछा गया ना बातारी फुलवारी की रचना किसने की, वैसे ही आपसे पूछा जाए कि रस्ट खान रत्नावली की रचना किसने की थी। तो आपको क्या बताना है कि रस्ट खान रत्नावली जो थी उसकी रचना किसने की थी? रस्ट खान ने की थी। नाम पे ये तो सीधा। इसके अलावा जो रस्ट खान है उनके द्वारा अनेक रचनाएं लिखी गई थी। वो कौन सी है? एक का नाम है सुजान रस्ट खान, दूसरी है प्रेम वाटिका। तो पहली कौन सी है इसमें? सुजान रस्ट खान एंड सेकंड कौन सी है इसमें? प्रेम वाटिका। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस माता का मंदिर, कौन सी ऐसी माता है जिसका मंदिर है जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, कहलाता है वो। ऑप्शन देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी माता का मंदिर है जिसे कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट हम इसमें। पथवारी माता को, सुगाली माता को, अंबिका माता को या आवड़ माता को, कौन सी ऐसी माता है जिसे कहा जाता है मेवाड़ की खजुराहो? बताइए स्टूडेंट्स, आंसर क्या होगा हमारा इसमें? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा अंबिका माता है जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की खजुराहो कहा जाता है। आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ, इसके अलावा क्वेश्चन के अलावा स्टूडेंट्स के अंबिका माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के कौन से जिले में अंबिका माता का मंदिर? उदयपुर जिले में है और उदयपुर के जगत नामक स्थान पे है। स्टूडेंट, क्वेश्चन जो माता और देवियों से जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है कि इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें मेवाड़ का खजुराहो कहा गया, तो और भी माताएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ओके, किस राजघराने की ये कुल देवी हैं? इसके अलावा कौन से जिले में है? ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? मेवाड़ की खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका माता को मेवाड़ की खजुराहो कहा जाता है। अब हम हमारे फर्स्ट ऑप्शन की ओर जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, वो है कि तीर्थ यात्रा, जब कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है तो सफलता हेतु किस लोक देवी की पूजा की जाती है? हमारा यही ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि तीर्थ यात्रा पर जब कोई जाता है तो हम उसकी सफलता हेतु किस लोक देवी की पूजा करते हैं? पथवारी माता की, सुगाली माता की, अंबिका या अवड़ माता की? तो कौन सी माता की करते हैं? पथवारी माता जो होती है उसकी हम पूजा करते हैं। ये किसमें क्या होता है कि असावर की प्रसिद्ध है और सोमवार शुक्रवार को इसमें हर मेला लगता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सुगाली माता। तो सुगाली माता जो है अव्वा के जो ठाकुर थे उनकी राजघराने की कुल देवी है। तो अव्वा कहाँ से रिलेटेड है? जोधपुर से रिलेटेड है। तो सुगाली माता का मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे है सुगाली माता का मंदिर? जोधपुर में। और किस राजघराने की कुल देवी है? सुगाली माता जो है अव्वा राजघराने की कुल देवी है। यहाँ स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि सुगाली माता कौन से राजघराने की कुल देवी है? अव्वा राजघराने की कुल देवी है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है हमारा आवड़ माता। आवड़ माता जो होती है वो किस राजघराने की कुल देवी है? सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि आवड़ माता कौन से राजघराने की कुल देवी है और इसका मंदिर कहाँ पे है? तो कौन से राजघराने की कुल देवी है? जैसलमेर में भाटी एक राजवंश है, उसकी कुल देवी है और इसका मंदिर जैसलमेर, हमारा नाम आया तो क्या हो गया? जैसलमेर हो गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लोकमानस में सुगन चूड़ी का अवशेष किस लोक देवी को माना जाता है? हमारे ऑप्शन यही है, इनमें से आपको बताना है कि लोकमानस जो होता है उसमें सुगन चूड़ी का अवशेष किस लोक देवी को माना जाता है? तो कौन सी लोक देवी को माना जाता है? आवड़ माता जो होती है उसे किस का अवशेष माना जाता है? तो सुगन चूड़ी का अवशेष माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि मेवाड़ की खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका माता को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नया मकान बनाने या इसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है। ये तो सबको आता होगा, सबके घर में घर नया बनाया जाता है, वो रस्म होती है, सुनने को आता भी है हमारे यहाँ। तो क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं, नागल, कुआं पूजन, सामेला या आरण्य। तो कौन सा ऐसा है जिसमें हम नया मकान बनाने पे उसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है? तो वो क्या होता है, हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, ए, न्यांगल होता है। जब हम किसी भी घर में नया गृह प्रवेश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, न्यांगल कहते हैं। अब दिमाग में सेकंड ऑप्शन भी आता है, हम पढ़ते हैं तो, कि कुआं पूजन किसे कहते हैं? जब घर में पुत्र का जन्म होता है तो स्त्री के द्वारा क्या किया जाता है, 21वें 30वें दिन जो पुत्र जन्म हो जाता है उसके 21वें 30वें दिन कुआं पूजन किया जाता है। क्या किया जाता है, 21वें 30वें दिन कुआं पूजन किया जाता है। अब देखते हैं हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, सामेला। सामेला में क्या होता है कि जब दूल्हे के घर से, वधु पक्ष से वर पक्ष के घर में बारात लेके जाती है, वधु पक्ष से जब, सॉरी स्टूडेंट, वर पक्ष से जब वधु पक्ष के घर में जब बारात लेके जाती है तो वधु पक्ष के द्वारा महिलाएं जो होती हैं उनके द्वारा सामेला गीत गाया जाता है। तो ये सामेला गीत आपसे पूछा जाए कि किस पर्व पे गाया जाता है, इसमें क्या होता है कि जब वर पक्ष वहां जाता है तो वर जो दूल्हा होता है उसके स्वागत के लिए क्या होता है, कलश के ऊपर नारियल रखकर उसका स्वागत किया जाता है। उस दौरान स्त्रियों द्वारा सामेला गीत गाया जाता है। ओके स्टूडेंट, किसे कहते हैं सामेला, समझ में आ गया सबको? और हमारा क्वेश्चन का आंसर ए आंसर न्यांगल है। नया मकान बनाने उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है, न्यांगल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े स्टूडेंट, सबको समझ में आएगा और सबने अपने नोटबुक में राइट कर लिया है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोसर क्या है? मोसर किसे कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं हम, कि ये आदिवासियों की एक जनजाति है, हो भी सकती है, या फिर बी ऑप्शन, राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है, ये भी हो सकता है, राजस्थान में दासी की दास प्रथा है, ये भी हो सकता है, या फिर राजस्थान में आदिवासियों की लोग नृत्य हैं। तो मोसर किसे कहते हैं? तो मोसर किसे कहते हैं, बताओ स्टूडेंट्स, मोसर किसे कहते हैं? राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा होती है। मोसर क्या होती है, राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा होती है। तो ओके स्टूडेंट्स, सी बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है? ये क्वेश्चन हमने पहले जो हमारे सेशन हुए हैं स्टूडेंट्स उनमें हमने पढ़ा है कि कालीबंगा किस जिले में है। सबका ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। और ये मैंने आपको बोला है कि आज आंसर आप दोगे पहले, फिर मैं बताऊंगी, आप अपनी नोटबुक पे राइट करना पहले कि ये आंसर है, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन देखते हैं हम किस जिले में है। ऑप्शन देखते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि किस जिले में है। तो जयपुर जिले में है, या फिर हनुमानगढ़ जिले में है, या उदयपुर जिले में है, या बीकानेर जिले में है। तो कौन सा ऐसा जिला है जहाँ कालीबंगा है? तो कौन सा जिला है, हनुमानगढ़ जिला है जहाँ पर कालीबंगा है। तो हमारे ये पूछा जाए कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं जो प्रसिद्ध हैं, जिनसे क्वेश्चन उठते हैं, तो उनके नाम क्या है? फर्स्ट क्या है, कालीबंगा। सेकंड क्या है, आहड़। ओके, थर्ड क्या है, गणेश्वर। फोर्थ क्या है, बेराट। फिफ्थ क्या है, बालाथर। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम्स में उठते हैं स्टूडेंट्स। इसमें मेन क्या उठता है कि कालीबंगा किस जिले में है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या, इसी के नाम पे काली बंगा चूड़िया, काली चूड़िया। ओके, और ये राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से एक सभ्यता है। क्वेश्चन ज्यादा उठेंगे कि जूते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता में मिले? तो कौन सी सभ्यता में मिले? कालीबंगा में। इसके अलावा अग्निकुंड के अवशेष कहाँ मिले? कालीबंगा में मिले। एक साथ दो कलश, दो फसल जो है उनका उगाने का अवशेष कहाँ मिला? कालीबंगा में मिला। तो क्वेश्चन ज्यादा यही से उठते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बताती हूँ कि कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई। तो कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई? अम्लालन घोष के द्वारा। अम्लानंद घोष के द्वारा कब की गई? 1952 में की गई। ओके स्टूडेंट, इसका खोज और उत्खननकर्ता अलग अलग है, तो हमें दोनों को ध्यान रखना है कि खोज और उत्खननकर्ता कौन है। खोजकर्ता कौन है? अम्लानंद घोष। एंड उत्खननकर्ता कौन है? वीबीलाल व बीके थापर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर नगर की नींव कब व किसके द्वारा रखी गई? जयपुर जो नगर है उसकी नींव कब व किसके द्वारा रखी गई? ऑप्शन देखिए हम, 18 नवंबर 1727 पंडित जगन्नाथ के द्वारा, 28 दिसंबर 1727 पंडित जगन्नाथ के द्वारा,
18 नवंबर 1727 विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा, 18 दिसंबर 1727 विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा। तो किसके द्वारा रखी गई थी नींव? 18 दिसंबर 1727 पंडित जगन्नाथ के द्वारा जयपुर शहर की नींव रखी गई थी। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? पंडित जगन्नाथ के द्वारा। और कब रखी गई थी? 18 दिसंबर 1727 को पंडित जगन्नाथ के द्वारा जयपुर शहर की नींव रखी गई थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। कल ही हमने ये पढ़ा था, सबको आना चाहिए स्टूडेंट्स। जिसमें क्वेश्चन हमारा अलग था, बट मैंने डिटेल बताई थी, तो उसमें आपको बताया था कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। कौन था प्रतिहार वंश का अंतिम शासक? शासक तो महेंद्रपाल भी था, यशपाल भी था, राजपाल भी थे, महिपाल भी था, लेकिन हमें क्या बताना है कि अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक कौन थे? यशपाल जो थे वो प्रतिहार वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे। और प्रथम शासक आपसे पूछा जाए तो कौन थे? नागभट्ट प्रथम, जिनके द्वारा 1725 ईस्वी में प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। एक ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिहार वंश के लोगों द्वारा किस माता को कुलदेवी, किस माता की पूजा की जाती थी, किसको कुलदेवी मानते थे? तो वो कौन सी माता थी? चामुंडा माता थी। कौन सी माता थी? चामुंडा माता। और इसका मंदिर कहाँ पे है? जोधपुर में है। इसके द्वारा प्रतिहार वंश की राजधानियां कौन कौन सी बनाई गई थी? तो प्रतिहार वंश के द्वारा मंडोर, कन्नौज, उज्जैन और भीनमाल को अपनी राजधानियां बनाई गई थी। ओके स्टूडेंट्स, कौन कौन सी बनाई गई थी? मंडोर, कन्नौज, उज्जैन और भीनमाल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं? मंडोर और भीनमाल से उतरे हैं, क्योंकि मंडोर तो राजधानी बनाई गई, इसके अलावा पहली थी। और भीनमाल से क्या उठता है क्वेश्चन कि चीनी यात्री हेमिंगसोंग जो थे वो पहले भारतीय चीनी यात्री थे। ओके, और उन्होंने जैसे ही भीनमाल आए तो वहां पे उन्होंने भीनमाल का नाम चेंज करके क्या रख दिया था? पीली भोलो रखा था। क्या नाम रखा था? पीली भोलो नाम रखा था। अब आपसे पूछा जाता है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक तो यशपाल था, लेकिन डेट क्या थी जब इसका वही पतन हो गया और ये शासन खत्म हो गया था? वंश, ये जो प्रतिहार वंश था ये खत्म हो गया था। कब हुआ था? 1093 ईस्वी में पतन हो गया था। ओके स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है? जो भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। मैं रोज आपसे बोलती हूँ, जिसको भी समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और आज स्पेशली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो भी आपके मार्क्स आए उसको मैसेज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। क्या क्वेश्चन है? महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं हो तो मेवाड़ का इतिहास और भी उज्जवल होता। तो आंसर इसमें क्या दिए हुए हैं हमारे? हरि हीराचंद ओझा, बी ऑप्शन है हमारा कर्नल टोड, एंड सी ऑप्शन क्या है? एलपी टेस्टोरी, और डी ऑप्शन क्या है? मुंशी देवी प्रसाद। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं होते मेवाड़ का इतिहास क्या होता? उज्जवल होता। कर्नल जेम्स टोड कौन थे? तो कर्नल जेम्स टोड जो थे राजस्थान के इतिहास के जनक व पितामह कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जहाँ पे यही चार नाम दे दिए जाए और ये क्वेश्चन नहीं पूछ के इस क्वेश्चन की जगह आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के इतिहास के जनक व पितामह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को कहा जाता है। इसके अलावा कर्नल टोड जो थे उनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिनमें राजस्थान के इतिहास का वर्णन किया गया था। वो बुक क्या थी? एनाल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ राजस्थान एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या थी? एनाल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ राजस्थान एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, सबने अपना आंसर कर लिया? जिन्होंने बी आंसर किया उनका आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक था। सांबर की चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन हम देखेंगे इसमें, अजिराज थे, या फिर सेकंड ऑप्शन है हमारा अनुराज, एंड थर्ड ऑप्शन है वासुदेव प्रथम, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ? विग्रहराज प्रथम। तो हमारे 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अनुराज जो थे वो सांबर के चौहान वंश के प्रथम शासक थे। सांबर के चौहान वंश के प्रथम शासक कौन थे? अन्नोराज थे। अन्नोराज के बारे में हमने डिटेल पढ़ी थी क्योंकि एक क्वेश्चन आया था हमारे कि अन्ना सागर झील कहाँ है। अन्ना सागर जो झील है वो अजमेर में, इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अन्नोराज व अन्नाजी महाराज ने करवाया था, जो किसके पिता थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। इन्होंने अपने नाम पे ही अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। और जो कहाँ स्थित है अन्ना सागर झील? अजमेर में है। और ये एक राजस्थान की कृत्रिम झील है। अन्ना सागर झील कैसी झील है? राजस्थान की एक कृत्रिम झील है। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट एंड 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे अन्न का भंडार कहते हैं? स्टूडेंट्स बताइए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे अन्न का भंडार कहते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें दिया हुआ है बीकानेर, एंड सेकंड ऑप्शन है श्री गंगानगर, एंड सी ऑप्शन हमारा इसमें दिया हुआ है भरतपुर, एंड डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? जयपुर। तो राजस्थान का अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा? तो राजस्थान में अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को राजस्थान में अन्न का भंडार कहा जाता है। इसके अलावा सबसे अधिक क्या जो फल होते हैं वो भी कहाँ होते हैं? गंगानगर में होते हैं। तो ये भी पूछा जाए कि सबसे अधिक फल कहाँ होते हैं? राजस्थान में गंगानगर में होते हैं। इसके अलावा किन्नू जो संतरे का एक रूप होता है वह भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? श्री गंगानगर में होता है। इसके अलावा अनेक केंद्र भी बनाए गए हैं श्री गंगानगर में। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने बी आंसर किया उनका आंसर करेक्ट है। राजस्थान में अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान भूभाग में पाई जाने वाली बहुउपयोगी सेवण घास का स्थानीय नाम क्या है? रेगिस्तान में घास पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? सेवण घास कहते हैं। इसको हम लोग स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में मुराद कहते हैं, या लिलोन कहते हैं, या फिर सी ऑप्शन घमासा कहते हैं, या धामन कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुउपयोगी जो घास है सेवन घास, उसे हम क्या कहते हैं? लिलोन कहते हैं। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, सेवन घास ही पूछा जा सकता है कि रास्ता में पाई जाने वाली बहुउपयोगी जो घास है उसको क्या कहा जाता है? सेवन घास कहता है। स्थानीय भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में हम इसे लिलोन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्थानीय भाषा में सेवन घास को लिलोन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा जो क्षेत्र था उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? स्टूडेंट आपको ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा स्थान है। ऑप्शन देखें। ओके, ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, इसमें फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या फोर्थ है। कौन सा स्थान है बताइए स्टूडेंट। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड स्थान है। पवन ऊर्जा संयंत्र में राजस्थान का सेकंड स्थान है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है? सेंटर कहाँ, सर्वाधिक पवन ऊर्जा कहाँ बनाई गई है? तो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे बनाया गया है? राजस्थान में जैसलमेर है। जैसलमेर में इसके अलावा कहा, जैसलमेर को क्या कहा जाता है? जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में अगर हम जाके वहां देखते हैं तो हर खेत में हमें बहुत सारी पवन चक्की दिखेंगी जिनपे फैन पंखे दिखेंगे। तो किसे कहा जाता है? जैसलमेर को पवन ऊर्जा के कारण पंखों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे कब बनाई, कब लागू की गई? तो क्या था? 18 जुलाई 2012 को बनाया गया था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कहां पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और सौर ऊर्जा संचालित किया जाता है? राजस्थान का कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य में राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और ऊर्जा संचालित किया जाती है? ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, कोटा में, या फिर रावतभाटा में, या फिर तिलवाड़ा में, एंड डी ऑप्शन क्या दिया हुआ? जैसलमेर में। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? कहाँ पे दूरदर्शन और प्रसारण केंद्र ऊर्जा संचार? रावतभाटा में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और सौर ऊर्जा संचालित की जाती है। स्टूडेंट्स सबने आंसर सही किया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े कि प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? खनिजों के मामले में देखिए तो राजस्थान बहुत आगे बढ़ चुका है अभी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? 1979, 1978 एंड 1982 एंड 1976। तो प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? 1978 में घोषित की गई थी। 1978 में प्रथम नीति घोषित की गई। इसके बाद द्वितीय नीति जो थी वो कब घोषित की गई? 1991 में घोषित की गई थी। जब प्रथम नीति घोषित की गई तो वो किसके काल में की गई थी? भैरों सिंह शेखावत के काल में घोषित की गई थी। इसके अलावा हमारा जो खनन विभाग है, प्रेजेंट में अगर हम देखें तो जो हमारा खनिज विभाग है, खनन विभाग है, खान या भू विभाग है, उसके द्वारा क्या होता है? खनन क्षेत्र जो हो, उसका खनिज क्षेत्र हो, उसका विकास हो, तो अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। तो पहली जो अभी जो योजना चलाई गई, योजना से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, नई नई योजनाएं जो होती हैं उनको आप याद में रखिए। तो वो क्या है? विजन 2020। तो खनन क्षेत्र के विकास के लिए जो योजना चलाई गई खान विभाग द्वारा वह कौन सी थी? विजन 2020। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिले के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग करता है, सी ऑप्शन राजस्थान का मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन राजस्थान का राज्यपाल।
तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिले के जो न्यायाधीश हैं। अब हमारे ऑप्शन आते हुए आता है कि किसके द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान का जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। एंड प्रथम राजस्थान राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। राज्यपाल शासन हमारे देश में कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इससे पहले राज प्रमुख के नाम से इस पद को जाना जाता था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी विधानसभा को भंग कर राज्य में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव करवाए गए थे? कौन सी ऐसी विधानसभा हुई थी उसको भंग किया गया और राज्य में प्रथम बार की जो विधानसभा का शासनकाल होता है वो 5 ईयर का होता है चुनाव होने के बाद। लेकिन ये विधानसभा ऐसी थी जिसमें बीच में भंग करवाना पड़ा और बीच में वापस चुनाव करवाने पड़े। तो वो कौन सी भी थी? छठी विधानसभा थी जिसमें चुनाव बीच में ही करवाने पड़े थे। पांचवी के बारे में हमने डिटेल पढ़ा है कि इसमें आपातकाल लागू हुआ था और ये 5 वर्ष से अधिक समय तक इसका काल रहा था। ओके स्टूडेंट, 2 हमारी विधानसभा के काल हो चुके हैं और जैसे ही नेक्स्ट सेशन में हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम और विधानसभा की जो काल सेशन हुए थे उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट और 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब तक रहा था? अभी हमने पढ़ा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिटेल में आया तो उसमें क्या पढ़ा था पीछे वाले क्वेश्चन में हमने कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब तक रहा था? ये तो सब स्टूडेंट का क्लियर होगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख का पद तक रहा था। इसके बाद राज्यपाल पद दे दिया था। राज प्रमुख की जगह पद कौन सा हो गया था? राज्यपाल पद हो गया था। 1 नवंबर 1956। स्टूडेंट्स आपको इस डेट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान की जो लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति? राजस्थान को जो मुख्यमंत्री होता है उसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन देखें हम, नरोत्तम लाल जोशी को चुना गया, के आर नारायण को चुना गया, लाल सिंह सत्तावत को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे चुना गया स्टूडेंट, जल्दी बताइए। लाल सिंह सत्तावत जो है ना, उन्हें विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया था। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप चैनल को जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरा नॉलेज और शेयर करेंगे सब तक पहुंचेगा स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ ही आप सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक करें। जैसा ही मेरा न्यू वीडियो आएगा तो उसके आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सब लोग अपनी तैयारी करते रहिए। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स एंड वेलकम, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इसी तरह आप मेरे चैनल पे आते रहें, देखते रहें एंड थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, आपको एक मैं बात बताना चाहती हूँ लास्ट में, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, सबसे पहले उसके सिलेबस को देखो। सबसे पहले आप उसके सिलेबस को उठा के देखो कि सिलेबस क्या है। उसके बाद उसके पेपर्स देखो। उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करना। स्टूडेंट, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।